वेलकम टू आवर चैनल टेक थर्स। ये वीडियो है हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का, रेलवे टेक्नीशियन का वीडियो है। रेलवे टेक्नीशियन जो सेट रेगुलर वाइज में प्रैक्टिस रेगुलर वाइज में रेलवे आरआरबी रेलवे का जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसका ये वीडियो है। और इसमें हम सिर्फ मात्र 50 क्वेश्चन को करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है उसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैथ है। मैथ में स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। 50 नंबर जो है 50 नंबर इसमें मैथ, 50 नंबर जो है इसमें 50 नंबर जो जनरल साइंस से पूछेगा, जिसमें 40 साइंस हो जाएगा और 10 जो हो जाएगा जनरल स्टडीज़ हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिरोध जो है तापमान से स्वतंत्र होता है। प्रतिरोध जो है तापमान से स्वतंत्र होता है नहीं, प्रतिरोध जो है तापमान पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि प्रतिरोध तापमान पे निर्भर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो गया। किसी चालक टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो ये कब पूछ रहा है, किसी चालक के टर्मिनल के बीच के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी को ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और एक प्रतिरोध का फॉर्मूला है, क्या है, R = ρ√L/A। तो क्या होता है, प्रतिरोध जो है तापमान पे निर्भर होता है। इस निम्नलिखित का अर्थ है प्रतिरोध जो है तापमान पे निर्भर होता है। प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर होता है। प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है और लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो ये एक फार्मूला ही है, R = ρ√L/A। तो ये हो गया। इस फार्मूला के अनुसार अगर क्वेश्चन मिलता है तो इस फार्मूला के अनुसार भी आप बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पास्कल मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दाब का माप किया जाता है। मैडम क्यूरी रेडियोधर्मिता का मात्रक होता है। जूल जो होता है ये भी नहीं होगा, किसका हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्थितियां संभव है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां जो है संभव है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, ऑब्वोस से हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो एक दूसरे के संकेंद्रीय वृत्त में ही उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर इस तरह से गमन करते रहता है। तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी करती है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के दो समानांतर रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कौन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, इसे हम बनाएंगे। कार के रियर व्यू मतलब कि साइड मिरर में किस दर्पण का यूज किया जाता है। साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। साइड मिरर में हम किस दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण में यूज करते हैं। और इसका एक फार्मूला है, क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। एक कार के रियर व्यू के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। फोकस कितना है, फोकस 2 सेंटीमीटर है। और यदि बस दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब कि यू जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और निकालना क्या है, हमको प्रतिबिंब भी की मान निकालना है। एफ जो होता है फोकस होता है। यू जो होता है वस्तु की दूरी होता है। और भी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी है। तो उत्तल दर्पण का फॉर्मूला है 1/v। उत्तल दर्पण का फॉर्मूला है 1/v + 1/u बराबर 1/f। आप इस फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करें और सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाए। तो 1/v हमें तो फाइंड करना है। 1/v हमें क्या करना है, 1/v हमें फाइंड करना है। 1/u का वैल्यू कितना दे, 1/u के वैल्यू कितना है, -3 हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, वस्तु की दूरी पॉजिटिव हो जाता है। और यू जो होते वस्तु की दूरी जो है निगेटिव हो जाता है। प्रतिबिंब की दूरी जो है पॉजिटिव होता है। तो वस्तु की दूरी माइनस हो जाएगा और फोकस 1/f हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे 1/v का वैल्यू हमको कितना आएगा, 1.2
1.2 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह जो है टिमटिमाते क्यों नहीं हैं? ग्रह ये प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि ये प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि यह कम प्रकाश में परिकिरणित होते हैं। क्योंकि ये अधिक प्रकाश में परिकिरणित होते हैं। तो क्योंकि ये प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ये यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो छांटना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत होता है। पर ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह का जो होता है अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है। स्टार जो होता है, तारे का जो होता है, तारे का अपना प्रकाश होता है। सन एक प्रकार का तारा ही है, उसका जो उसी के उसका अपना प्रकाश है। उसके बाद बता देते कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पेटी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो, अगर यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का कितना है? प्रारंभिक मान का 256 गुना है। तो इसका क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग ज्ञात करना है। रेखीय संवेग ज्ञात करना है। P इक्वल टू को क्या होता है? KE √KE हो जाएगा। तो अगर P इक्वल टू √KE है, 256 है, इसका KE का मान दिया है तो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उदासीकरण अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का फॉर्मूला पर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले ये देख लीजिए। किसी भी एसिड को अगर बेस के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या लवण एवं क्षार देता है, और वो क्या होता है? उदासीन अभिक्रिया होता है। और एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया कराने पे और क्या बोलते हैं, हीट भी जनरेट होता है। यही इसमें दिया गया है। तो इसमें देखिए कि किसी भी अम्ल और क्षार के अभिक्रिया कराने पे क्या निकलेगा? अम्ल और क्षार के अभिक्रिया कराने पर लवण जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। सभी उदाहरण अभिक्रिया अब देखते हैं। NaOH HCl Aqua NaCl प्लस H2O निकला। NH3KOH एसिड है, एक एसिड है, एक बेस है, KOH एक्वा निकल गया इसमें देखिए। और इसमें देखिए तो ऑप्शन नंबर तीनों जो है इसमें सही होता है। एसिड और बेस से अभिक्रिया कराने पे लवण एवं जल निकलते हैं। तो इसमें लवण भी निकला हुआ है, NaCl लवण है और जल भी निकला हुआ है। KNO3 एक प्रकार के भी जो है लवण है। तो तीनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में अभिकारकों का अनुमान लगाए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट में जल है। सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल और लिथियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? क्या बोलता है? लिथियम सल्फेट और जल बोल देता है, क्या हो? हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 33वां व्यास सम्मान 2023 किस भाषा की लेखिका को प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी तमिल, मराठी, अंग्रेजी। तो व्यास सम्मान किसे दिया गया? 33वां नंबर 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा में दिया गया है। और किसे दिया गया है वो 33वां व्यास सम्मान किसके दिया गया? पुष्प भारती को दिया गया है। 33 में व्यास सम्मान दिया गया है। किनको दिया गया है? पुष्प भारती के दिया है। किसके लिए दिया है? तो यादे के लिए दिया गया है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2023 में सम्मानित किया गया है। 2023 से सम्मानित किया गया, 2024 में किया गया है। किनको? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को और किनको दिया गया है? गुलजार को, गीतकार जो है गुलजार जो है उनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए। हिंदी भाषा के सम्मान के लिए हिंदी भाषी के व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया? पुष्प भारती को दिया गया। किस भाषा के लिए? तो हिंदी भाषा के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय ने हाथों से बनी
रीसा, हाथों से बने कौन सा रीसा पोशाक को जीआई टैग दिया गया है। रीसा पोशाक, रीसा पोशाक को जीआई टैग दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन और क्लोरीन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर 26। कुल कितने तत्वों में से कितने तत्वों की खोज प्रयोगशाला में किया गया है? कुल कितने तत्वों में से? तो 118 तत्वों में से 24 तत्वों को जो है प्रयोगशाला में खोज किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखते हैं, मीथेन और क्लोरीन गैस में मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मीथेन और क्लोरीन गैस में मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, योगराज अभिक्रिया। तो इसका हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मीथेन और क्लोरीन में मीथेन क्लोराइड को बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों को यह हो जाता है विस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा खनिज का धात्विक रूप है? मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है? धात्विक नहीं पूछ रहा है, अधात्विक रूप है। अधात्विक रूप कौन हो जाएगा इसका? बॉक्साइट धातु रूप है, चांदी जो है धातु रूप है, लेड जो है अधातु है, लेड जो है धातु है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अबरक जो होता है अधात्विक रूप होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस से संग्रहित किया जाता है? जो हम भोजन करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा जो है किस में संग्रहित हो जाता है? तो किस में संग्रहित होता है? पाइरोबिक अम्ल में नहीं होता है। अमीनो प्रोटीन जो अमीनो अम्ल भी टूटता है, ये भी नहीं होता है। शर्करा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हो जाएगा क्या? ग्लाइकोजन। इसीलिए बॉडी को डिहाइड्रेशन के टाइम में ग्लूकोज की ज़रूरत होता है, किसलिए? ग्लाइकोजन को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ती भ्रूण के धारण को पोषण के लिए, जो बढ़ती भ्रूण जो होता है, बढ़ती भ्रूण के धारण के पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार होता है? क्या बोलता है? बढ़ती भ्रूण के धारण के पोषण के लिए हर महीने ईच एंड एवरी मंथ मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो रहता है अपने आप तैयार होता है? तो इसमें देखिए कौन सा हिस्सा अपने आप? ओवरी जो एवरी हो जाएगा तो होगा ही नहीं, वेजाइना एवरी होगा ही नहीं, गर्भाशय ग्रीवा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूट्रस जो होता है ईच एंड एवरी मंथ जो होता है, जो बच्चे जो होते हैं यूट्रस में होते हैं, और ईच एंड एवरी मंथ जो होता है अपने आप जो होता है ये बढ़ते रहता है। इसे कोई बढ़ाने के लिए बाहर से यूज नहीं किया जाता है, दवा वगैरह, ये डायरेक्ट अपने आप बढ़ते रहता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनबियर्स के नोड्स में सूक्ष्म स्थान होते हैं, सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? रेनबियर्स के नोड्स में सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मायेलिनीकृत एक्सोन, ऑस्टियोब्लास्ट ग्रंथि कोशिकाएं, कोन्ड्रोब्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? रेमेथियोब्लास्ट एक्सन हो जाएगा इसका आंसर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पौधे में जो है वाष्पीकरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, वेंचुरीमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पोटेंशियोमीटर इसका यूज किया जाता है। पौधे में जो है वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचने के लिए वह साइट जो है जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है किसी विशेष अंग तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करता है, किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या है? वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित होता है, किस नाम से जाना जाता है? इनको क्राइम साइट, टारगेट साइट, हार्मोन साइट, ब्लड साइट। क्या बोलते हैं? टारगेट साइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या? टारगेट साइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे? ऑप्शन नंबर 39। ऑप्शन नंबर 39 देखेंगे। 39 पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। बिहार में होगा नहीं, पंजाब में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? कि सुरकोटदा कहाँ में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता का।
तो गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो नंदा देवी पर्वत पे ही अवस्थित है, कहाँ, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुलकाटियों में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन एवं पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है उत्तरदायी होता है। तो जो क्या बोलते हैं, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन के लिए संशोधन पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में किस कोशिकांग के लिए उत्तरदायी होता है। पैकेजिंग का कार्य कौन करते हैं, तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का कार्य करता है। राइबोसोम के प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पैकेजिंग का काम कौन सा कर जाएगा, पैकेजिंग का काम करो गोल्जी अपार्ट्स बोलते हैं। जो गोल्जी बॉडी जो होता है पैकेजिंग का काम करेगा, कौन सा, गोल्जी बॉडी हो जाएगा। गोल्जी बॉडी जो हो जाएगा पैकेजिंग का काम करेगा। आप देखेंगे गोल्जी काय की खोज 1898 में, इसका गोल्जी काय की खोज जो है 1898 में कैनमिली गोल्जी ने किए थे। गोल्जी काय में लाइपोकॉन्ड्रिया भी होता है। किसमें तो गोल्जी काय में जो है लाइपोकॉन्ड्रिया भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण के साथ 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाते हैं, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण ज्ञात करें। तो हम इसको करेंगे, क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल को देखेंगे ही। एफ इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला एफ इक्वल टू को आता है एम ए। इसमें कौन कौन से भाग कौन से दिया गया है, तो एम का मान दिया गया है। एम का मान कितना दिया है, एम का मान दिया गया है 100 kg। एक टाइम कितना दिया गया है, 6 सेकंड टाइम दिया गया है। और वेलोसिटी V1 दिया हुआ है, कितना V1 दिया हुआ है 5 मीटर और 8 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं क्या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा एम ए। एफ तो हमें निकालना ही है, एम के मान हमको 100 kg दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन के फार्मूला ए इक्वल टू फार्मूला होता है V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई समय से डिवाइड कर देंगे तो इस क्या है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो V1 और V2 का मान का डिफरेंट कितना दिया गया, 8 में से 5 दिया 3 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया गया, 6 सेकंड का टाइम दिया गया। तो 3 दूनी 6, आई 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। एफ इक्वल टू कितना हो गया, तो 50 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अनुनादी दोलन 48 नंबर क्वेश्चन। अनुनादी दोलन रिजुनेटिंग ऑसिलेशन निम्न में से किसके विशेष स्थिति होता है। प्रणोदित दोलन, मुक्त दोलन, प्राकृतिक दोलन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं, अनुनादी दोलन जो होता है क्या होता है, अनुनादी दोलन जो होता है प्रणोदित दोलन का एक उदाहरण होता है। अनुनादी दोलन जो होता है प्रणोदित दोलन का एक उदाहरण। प्रणोदित कहते किसको होते हैं, अगर किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है, अगर किसी वस्तु पे कोई बल जो है आरोपित किया जाता है, तो वस्तु के बल प्रभाव में आकर दोलन करने लगता है। अगर किसी वस्तु पे हम बल लगाएंगे, तो प्रभाव में आकर क्या हो जाएगा, ये दोलन करने लगेगा। इसी को बोलते हैं प्रणोदित दोलन हम कहते हैं। प्रणोदित दोलन के कारण उत्पन्न आवृत्ति यदि वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनाद बोला जाता है। अगर इनकेस क्या बोलता है, जैसे कोई वस्तु है, अगर इस पे हम अगर बल लगाते हैं तो क्या बोलता है, प्रणोदित दोलन का। किसी वस्तु पे अगर हम बल लगाएंगे तो दोलन करने लगा, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रणोदित दोलन करेंगे। और वो जो प्रणोदित दोलन जो होता है आवृत्ति के अगर इक्वल टू हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अनुनाद कहला जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो विशेष स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रणोदित दोलन हो जाएगा। फैराडे किसका मात्रक है, फैराडे 49 नंबर क्वेश्चन। फैराडे किसका मात्रक है, स्वप्रेरकत्व का, धारिता का मात्रक, स्वप्रेरकत्व, धारिता का मात्रक, अनप्रेरकत्व का, विद्युत विश्लेष की चालकता पता। इसका आंसर हो जाएगा, तो फैराडे किसका मात्रक है, तो धारिता का मात्रक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 50। अभिक्रिया H2O प्लस HCl क्या बनाएगा, HCO3 क्लोरीन जल का आचरण कैसा हो जाएगा,
तो अम्ल जैसा हो जाएगा, भस्म की तरह हो जाएगा, लवण की तरह हो जाएगा, किसकी तरह हो जाएगा, भस्म की तरह हो जाएगा, किसकी, भस्म की तरह मतलब कि बेस की तरह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, अवध सारणी के दीर्घ रूप लॉन्ग फॉर्म में अधातुओं को कहाँ रखा गया है, मतलब कि धातु और अधातु। इसमें बताया गया है कि धातु और अधातु जो है पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु को कहाँ रखा गया है, धातु को कहाँ रखा गया है, एस और पी, दो एस जो होता है धातु जो होता है पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल के दाहिने साइड में धातु को रखा गया है, और पीरियोडिक टेबल के बाएं साइड में धातु को रखा गया है, पीरियोडिक टेबल के दाएं साइड में अधातु को रखा गया है। तो दाएं साइड में जितना होता है एस ग्रुप में आ जाता है, वो बाएं साइड वाला कितना है, पी ग्रुप में, तो इसे कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक में रखा गया है। एक दंत मंजन, एक इंजन के स्रोत तथा सिंक का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री, यह 26% दस्ता रखता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोलता है यह असंभव, ये बहुत कम नहीं है, असंभव अधिक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा, ये असंभव है। क्योंकि देखिए 127 डिग्री टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर 26% क्षमता रखता है तो ये क्या हो जाएगा, असंभव, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणताई अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। साधारणताई अस्थायी उत्तक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। साधारणताई अस्थायी उत्तक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पैरेनकाइमा किसमें है, एक पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जटिल उत्तक के बारे में बात करेंगे तो जटिल उत्तक में कौन सा हो जाएगा, एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम जो होता है जटिल उत्तक के कार्य करता है। जो जाइलम का जटिल उत्तक में जाइलम और हो जाएगा फ्लोएम। जाइलम का काम किया है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम का क्या है, ये जो है फूड का परिवहन करता है। पेड़ पौधे में पे सब पादप हार्मोन है। अब देखते हैं पादप उत्तक वाले काम करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आरबीआई का पूरा हम आज पोस्टमार्टम करेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ में है। चेन्नई, पटना, कोलकाता, मुंबई। तो इसका आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। अब आरबीआई के पूरा डिटेल हम देखते हैं क्या है। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है, आरबीआई को बोला जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो ये रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना किया था 5 करोड़ के अधिकृत पूंजी हेतु। अब क्या बोलते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया है, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का उद्घाटन किया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ऑर्बसन स्मिथ जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय व स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। और आरबीआई के मतलब कि 1949 के बाद जो बने थे गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। और 1 अप्रैल 1935 में जो आरबीआई का गठन किया गया था उस टाइम गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर हो गए ऑर्बन स्मिथ जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। आरबीआई का लेखा जोखा कब से होता है, 1 अप्रैल 1931 से 31 मार्च तक इसका लेखा जोखा होता है। पहले इसका लेखा जोखा कब से था, 1 जुलाई से 30 जून तक इसका लेखा जोखा था। लेकिन अब जो होता है आरबीआई का लेखा जोखा चेंज हो गया है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। तो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक आरबीआई का लेखा जोखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन में अगला वर्ष किस वर्ष जो है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाए कि हर 10 साल के बाद एक जगह पे रोटेशन होते रहता है कुंभ मेला। अगला वर्ष कहाँ हो जाएगा, तो अगला वर्ष हो जाएगा 2028 में हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, कुंभ मेला जो है हर 10 वर्षों पे रोटेशन होते रहता है। पहला फर्स्ट कुंभ मेला कहाँ, प्रयागराज में हो जाता है। 4 प्लेस जगह में होता है। प्रयागराज हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा, उज्जैन के बाद हरिद्वार हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नासिक हो जाएगा। और ये 10 वर्ष के बाद नहीं, ये हर 12 वर्ष के बाद जो है रोटेशन होते रहता है। 12 वर्ष के बाद मतलब कि 12 वर्ष के बाद एक जगह प्रयागराज में गठित हुआ तो 12 वर्ष के बाद फिर यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा। और इसी तरह से रोटेशन होते होते चारों जगह में होता है। कहाँ कहाँ में होता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। प्रयागराज,
प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में होते रहता है। मतलब कि 4-4 साल पे एक बार यहाँ पे हुआ तो ये 12 साल के बाद फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। 12-12 साल का ये रोटेशन होते रहता है हर जगह पे। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। निम्न में से बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का प्रभाव क्यों नहीं होता है? कोकस, साल्मोनेला, कार्बोबैक्टीरियम। तो सुपरबग एक प्रकार का वायरस है, तो वायरस पे बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। धमनी व सीरा में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 67 क्वेश्चन। धमनी, वेन और आर्टरी में जो है रक्त का मान कितना होता है? एक समान होता है। ध्वनि में अधिक और सीरा में कम होता है, सीरा में अधिक और ध्वनि में कम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाए कौन सा कि ध्वनि में रक्त का मान अधिक होता है और सीरा में कम होता है। तो रक्त का मान होता है कितना? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 इसलिए होता है कि जब ध्वनि में होता है, धमनी में हो जाता है शुद्ध रक्त होता है तो उसमें 7.4 होता है। और जब डीऑक्सीनाइज रक्त जैसे कि सीरा में जो होता है, सीरा में जो होता है CO2 की उपस्थिति होता है तो इसमें कम हो जाता है, रक्त का मान जो होता है गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण सीरा में अधिक होता है रक्त का मान, इसमें हो जाता है कम हो जाता है। अब देखते हैं कौन सा। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। अब विचार करना है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करती हैं। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती हैं। क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय ध्रुव से विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से विलीन होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो होते हैं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि ये दोनों समानांतर होती है। जब दो समानांतर रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदी नहीं करेगी, क्योंकि ये भी समानांतर सीधे चलते जाएगी, ये भी चलते जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H उष्मा है, I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है, तो इसका संबंध क्या होता है? H इक्वल टू एक फार्मूला होता है I स्क्वायर। H इक्वल टू एक फार्मूला होता है, H इक्वल टू एक फार्मूला है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT एक फार्मूला है। अब देखिए कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT का है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन के बाद वस्तु के समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अगर किसी परावर्तन के बाद समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, मतलब कि प्रतिबिंब जो मेरा वस्तु है उसी के अनुसार हम उसी के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वास्तविक प्राप्त करना है और उल्टा प्राप्त करना है, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के सी पर रखेंगे तो हमारा इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है। किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है, तो ये 71 नंबर जो न्यूमेरिकल है इसको बनाएंगे। d दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यहाँ जो क्लियर नहीं है हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो d का मान क्या हो जाएगा? रही बात लगे हाथे हम लेंस का सूत्र लिखेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f हो जाता है। किसका? तो लेंस का फार्मूला हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है, मतलब कि u इक्वल टू क्या है? d है। u इक्वल टू d दूरी पर रखा जाता है। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब जो है d/3 बनता है। v बराबर क्या बनेगा? d/3 प्रतिबिंब बन रहा है। f के मान कितना दिया हुआ? 15 दिया। तो उत्तल लेंस जो है, इसमें लेंस पूछा जा रहा है, तो उत्तल लेंस में u v f तीनों क्या होता है? तीनों निगेटिव में होता है। तो इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/v का मान कितना हुआ है? 1/v का मान है d कितना है? d/3 है। ये माइनस में हो जाएगा, यह माइनस 1/1 कितना हो जाएगा? 1/d हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा। इक्वल टू 1/f जो होता है माइनस में हो जाएगा। देखिए तक माइनस अगर इनकेस हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ए माइनस कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। d हम एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/f है। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 3 में से गया 2 और d f के मान हमारा 15 दिया, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हम न्यूमेरिकल को एक पेज पर बना करके लाएंगे ताकि पूरा अच्छी तरह से विजिबल हो। यहाँ पे तो स्क्रीन पे प्रॉब्लम है जो नहीं हो पा रहा है। अब हम इसको देखे हैं, इसको लेकर के हम आएंगे अब अगले क्लास में, फिर कभी लेकर के आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के सिर्फ न्यूमेरिकल के लेकर के आएंगे। मान लीजिए कि तीनों माध्यम ए बी सी का अपवर्तनांक दिया है, तीनों का अलग अलग अपवर्तनांक दिया। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.47, एक का दिया है, एक का 1.33 दिया हुआ है, और एक का कितना दिया है 1.44 अपवर्तनांक दिया गया है। अब क्या बोलता है, ए बी सी प्रकाश के वेग के वी ए वी बी, प्रकाश के वेग जो है अलग अलग दिए गए, वी ए वी बी वी सी दिया है। तो एक फार्मूला होता है इसका, एक फार्मूला होता है प्रकाश के वेग इक्वल टू फार्मूला होता है 1 बाई क्या होता है 1 बाई म्यू होता है। वो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी इक्वल टू 1 बाई अपवर्तनांक। अब देखिए कि क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक दिया गया है और वेलोसिटी निकालना है। तो जिसका अपवर्तनांक होता है कम होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इनकेस अगर 1/33 क्या है वी बी है, ये हो जाएगा वी सी, ये हो जाएगा वी ए हो जाएगा। तो क्या हो, भी इसका अपवर्तनांक कम है तो वी बी का ज़्यादा है, वी बी का अपवर्तनांक ज़्यादा है। उसके बाद कितना है वी सी का हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा वी ए का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 340 एटीएम के दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो HCOOH CHCHOCH3OH। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऊपर में भी दिया गया है, हाँ ये वाले क्वेश्चन। नॉर्वे के सलावाड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीलसंडन में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था। भारत के जो पहले अनुसंधान केंद्र था उसका नाम क्या था, तो हिमाद्री था इसका नाम। अब देखते हैं यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, विंस्टन चर्चिल, कट वालेसम, डैग हरमंडल। तो बूस्टर घाली जो थे जो अफ्रीका थे। अगर यूएनए का देखते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए का गठन हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और हाइड्रोक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखा गया है, दाहिनी ओर, बाईं ओर, नीचे ओर, ऊपरी ओर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कहाँ, ऊपर की ओर लिखा गया हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड सूत्र का कहाँ रखा गया है, ऊपर की ओर। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही है। यह एक समूह में नीचे की ओर घटता है, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यह जो है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, यह संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। कौन सा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही है, यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। कौन सा, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश पर सिर्फ निर्भर करता है, यही क्वेश्चन गलत है, इन सब जो है गलत है। अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अधातुएं जो है प्राकृतिक एवं विद्युत, अधातुएं जो हैं प्राकृतिक एवं विद्युत ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंधन बनाते हैं। तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। धातुएं जो हैं प्राकृतिक में विद्युत ऋणात्मक होते हैं, बात सही है, विद्युत ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ही बंधन बनाते हैं। कौन, तो जो अधातुएं जो होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोक्साइड आयनों, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोक्साइड आयनों के उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाइड्रोक्साइड आयनों के उच्च सांद्रता वाले विलयन में विलयन का पीएच मान वाला क्षारीय विलयन हो जाएगा। विलयन का पीएच मान वाला पीएच का मान जो क्षारकीय विलयन हो जाएगा। उच्च सांद्रता वाले बोल रहा है, उच्च निम्न पीएच का मान क्षारकीय हो जाएगा, गलत है। विलयन के उच्च पीएच मान अम्लीय हो जाएगा, विलयन के निम्न पीएच मान जो है अम्लीय हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके बारे में, हाइड्रोजन के सांद्रताओं के बारे में बोल रहा है।
बिलियन उच्च पीएच मान के लिए क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो किसी मनुष्य में जो होता है किसी भी चीज़ का पाचन, वसा हो, फैट हो, प्रोटीन हो, उसका पाचन छोटी आंत में भिलाई के पास होता है। तो कौन सा? छोटी आई, जो छोटी आई में एक भिलाई होता है वही जो इस सब का पाचन करता है। कहाँ में? छोटी आंत में। अब देखते हैं एक पुष्प के प्रजनन अंग क्या होते हैं? पुष्प के प्रजनन अंग दो होते हैं, एक होते हैं स्त्री को, एक होते हैं स्त्री केसर, एक होते हैं पुंकेसर। देखिए इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर कौन सा हो जाएगा? स्त्री केसर बाह्य दल गलत हो जाएगा, बाह्य दल और दल ये भी गलत हो जाएगा, पुंकेसर और दल गलत हो जाएगा। स्त्री केसर और पुंकेसर जो होता है, ये स्त्री केसर और पुंकेसर जो है पुष्प का प्रजनन अंग हो जाए। स्त्री केसर जो भी स्त्रीलिंग का बोध करता है, पुंकेसर जो होता है मेल पाठ होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फलों में सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा पाया जाता है? ऑब्स्किक अम्ल गलत हो जाएगा, जिब्रेलिक नहीं, साइटोकोनिन, ऑक्सिन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? साइटोकोनिन पाया जाता है फलों में मुख्यतः अम्ल। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट उर्वरक मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? शरीर में जो उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट उर्वरक है मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। किसका किया जाता है? अमीनो अम्ल और यूरिक अम्ल, यूरिया और यूरिक अम्ल, केवल अमोनिया, यूरिया और अमोनिया। तो अमोनिया का नहीं होगा, अमोनिया काट दीजिए, अमोनिया नहीं हो तो अमोनिया जो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, तो कौन सा? यूरिया और यूरिक अम्ल का विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में है? गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो भारत का पहला पोशाक कार्यालय कहाँ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में हो जाएगा। पहला पोशाक कार्यालय भारत का पहला पोशाक कार्यालय कहाँ में है? पहला पोशाक कार्यालय गोवा में हो जाएगा, इसका आंसर गोवा हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं क्या है। भारत में पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में है। मोंडा गोवा संग्रहालय अनुसंधान केंद्र भारत का प्रथम पोशाक संग्रहालय है। अब देखते हैं कौन सा? मथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो कौन सा लोक नृत्य बोल रहे हैं? मथुरी लोक नृत्य कहाँ में? मिजोरम, तेलंगाना, गोवा, झारखंड। मथुरी लोकगीत कहाँ में है? तेलंगाना में है। मथुरी लोकगीत कहाँ में है? मथुरी लोकगीत यहाँ किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना से इसका संबंधित है। इसी तरह से हमारा ये 50 नंबर जो है क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन जो है आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन का सेट जो है 50 नंबर क्वेश्चन आज समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन ये सेट जो है समाप्त हो गया। आप इस सेट से लगे रहें और इसमें जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट जो है उस पर ध्यान दें। न्यूमेरिकल में कुछ सूत्र फार्मूला जो है, फार्मूला से ही इस फार्मूला जो अगर याद है तो फार्मूला से इस बहुत सारे क्वेश्चन भी जो हैं ऐसे फार्मूला से भी क्वेश्चन जो है जब बन जाते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का कोशिश किए हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको बता दें कि ईच एंड एवरी सैटरडे वहाँ पे बिहार एसएससी का 75 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है वहाँ क्विज के माध्यम से कराया जाता है। आप वहाँ पे आएँ और बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू।